हेलो एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RKclasses.in में। दोस्तों, बीएड का पेपर चल रहा है अधिगम एवं शिक्षण, और इसके हमने 3-4 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, तो बीएड में आपको जो पेपर लगते हैं उस पेपर के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे, और आप बिना किसी अन्य मटेरियल के इस एक वीडियो से वो क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, वो हम वीडियो के अंत में आपको बता देंगे कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि वह भी अगर बीएड कर रहा है या करने वाला है तो इसकी जानकारी उसको भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में। शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में, क्योंकि दोस्तों हम अधिगम एवं शिक्षण पेपर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम अधिगम और शिक्षण की ही पूरे पेपर में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम शिक्षण के बारे में और भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है शिक्षण की अवस्थाएं। तो आपको पता होगी दोस्तों, शिक्षण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, और इन 3 अवस्थाओं का हम यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण की 3 अवस्थाओं के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण पर विचारधारा, दर्शन, शासन प्रणाली आदि सभी का प्रभाव पड़ता है। शिक्षण की विचारधारा पर देखिए, शिक्षण पर विचारधारा, दर्शन और शासन प्रणाली आदि सभी का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। जीवन दर्शन शिक्षा के साथ ही शिक्षण प्रणाली को भी प्रभावित करती है। जीवन दर्शन शिक्षा के साथ शिक्षण प्रणाली को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियाओं का विशेष महत्व है। जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें क्रियाओं का भी काफी इंपॉर्टेंस है। यह क्रियाएं ही छात्रों को अधिगम में सहायता प्रदान करती है, और ये जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं, यही क्या है? अधिगम में सहायता प्रदान करती हैं। किसको? छात्रों को या बच्चों को। शिक्षण प्रक्रियाओं को निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। कितनी अवस्थाएं हैं शिक्षण की? 3 अवस्थाएं हैं। और 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, शिक्षण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पूर्व क्रिया अवस्था यानी कि पहले की अवस्था, और बीच में क्या है? अंतःक्रिया अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था, और क्रिया पश्चात अवस्था यानी कि ये अंतिम स्टेज है। क्रिया पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, तो बाद की अवस्था है। और पहले की अवस्था कौन सी है? पूर्व क्रिया अवस्था यानी कि पहले की अवस्था, और अंतःक्रिया यानी बीच की अवस्था। तो एक एक अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। वीडियो को इतनी देर में आप लाइक कीजिए और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, पहला हम पढ़ने वाले हैं, पहली जो अवस्था है वो कौन सी है? शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, ठीक है, शिक्षण से पहले की अवस्था। इस अवस्था में शिक्षण कार्य की योजना तैयार की जाती है। यानी कि पहले हम शिक्षण करवाएंगे तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक योजना तैयार करनी पड़ेगी। फलस्वरूप इसे शिक्षण की योजना की अवस्था भी कह सकते हैं। यानी कि शिक्षण की जो योजना है, तो योजना की क्या है? ये एक व्यवस्था है या अवस्था है। ठीक है, शिक्षक कक्षा में घुसने के पूर्व वांछित व्यवहारों की प्राप्ति हेतु जो भी तैयारी करता है वह उसी अवस्था के अंतर्गत आती है। इस क्रिया में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित होती है। यानी कि शिक्षक जो होता है बच्चों को कुछ भी पढ़ाने से पहले जो पहले तैयारियां करता है वो क्या है? शिक्षण से पूर्व की क्रिया होती है। अब इसको समझने के लिए कुछ क्रियाएं हम नीचे देखेंगे। पहली जो अवस्था इसकी आती है वो कौन सी है? देखिए, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान रख के चलिए कि आप मान लो छात्र अध्यापक हैं या छात्र अध्यापिका हैं, और आप बच्चों को कक्षा में कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप एक लेसन प्लान आपको तैयार करके ले जाना होता है। और उस लेसन प्लान में आप क्या क्या तैयार करते हैं, तो उसमें आप उद्देश्य भी लिखते हैं शिक्षण के, तो उन्हीं उद्देश्य के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा कि आपने जब लेसन दिए होंगे उसके अंदर आपने लेसन प्लान बनाए होंगे, और उस लेसन प्लान के अंदर ही शिक्षण के उद्देश्य भी आपने निर्धारित किए होंगे। ठीक है, तो उसमें से ही ये क्या है? शिक्षण से पूर्व की क्रिया है। तो पहली क्या है? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। इसमें देखिए क्या होता है? शिक्षक को शिक्षण प्रदान करते समय इस बात का निर्धारण कर लेना होता है कि उसके शिक्षण का उद्देश्य क्या है, कि वो क्या पढ़ाएगा और उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। शिक्षक इस तथ्य पर विचार करता है
कि उसका शिक्षण अधिक से अधिक अर्थपूर्ण हो, यानी कि वो जो पढ़ाएं बच्चों को, जो शिक्षण कार्य करवाएं, उसका एक अर्थपूर्ण क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। वह शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण परिवेश और मान्यताओं को ध्यान में रखकर कार्य करता है, यानी कि बच्चों के उस शिक्षण का जो उद्देश्य है उसका निर्धारण करे, परिवेश यानी वातावरण का, उसके आसपास का, और मान्यताओं, जो मान्यताएं हैं आजकल की जो परंपराएं चली आ रही है उसको ध्यान में रखकर ही क्या किए जाने चाहिए, उद्देश्य बनाने चाहिए। वह उद्देश्यों के निर्धारण में व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। शिक्षक तकनीक में अर्थपूर्ण अधिगम पर विशेष बल दिया जाता है, यानी कि अधिगम तो बच्चों को हो लेकिन अर्थपूर्ण हो, इस बात पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। तथा शैक्षिक लक्ष्यों के निर्धारण में मनोवैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता होती है। लक्ष्यों के निर्धारण में मनोवैज्ञानिक सहयोग की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं या उद्देश्य निर्धारित करते हैं उसके लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का। किसका ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। ध्यान रखिएगा, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पहला स्तर पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं, पूर्व क्रिया, ठीक है, पूर्व क्रिया के बारे में। अब दूसरा देखिए, इसमें पहले तो हमने उद्देश्य क्या है निर्धारित कर लिए। अब दूसरा बिंदु आता है इसमें पाठ्य वस्तु का निर्धारण। अब हमें क्या करना है, पाठ्य वस्तु का निर्धारण करना है। शिक्षण उद्देश्य के निर्धारण के बाद छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्य वस्तु के संबंध में भी शिक्षक निर्णय लेता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगी। वह पाठ्य वस्तु एवं तर्क के संबंध में निर्णय लेता है। शिक्षक यह भी ध्यान रखता है कि पाठ्य सामग्री किस स्तर की हो, यानी कि बच्चों के बारे में यह भी ध्यान रखना होता है शिक्षक को कि पाठ्य सामग्री किस प्रकार की हो या पाठ्य वस्तु किस टाइप की होनी चाहिए। इसका निर्धारण करते समय वह छात्रों के पूर्व व्यवहार को भी ध्यान में रखता है। छात्रों के जो पूर्व व्यवहार, यानी कि उसने पहले क्या सीखा है, आज तक क्या पढ़ा है, उसको कैसा ज्ञान है, कितना ज्ञान है, उस प्रकार के व्यवहार को भी शिक्षक क्या है, ध्यान में रखता है। अध्यापक को इस बात का भी निर्धारण करना होता है कि पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान के हेतु किन किन विधियों का प्रयोग किया जाए, यानी कि जो शिक्षण की विधियां हैं वो शिक्षक को अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि कौन सी विधि कहां पर यूज करनी होती है, ठीक है। तो शिक्षण विधियों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की, प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध पद्धति। प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध पद्धति। पाठ्य सामग्री के चयन के बाद शिक्षक इस तथ्य का निर्धारण करता है कि उसे किस विधि एवं शैली से पाठ्य वस्तु छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना है। सबसे पहले देखिए शिक्षक क्या करेगा, उद्देश्य को निर्धारित करेगा। दूसरे बिंदु में हमने क्या पढ़ा, पाठ्य वस्तु का निर्धारण करेगा। और तीसरे बिंदु में हमें क्या कहा कि जो शिक्षण की विधियां हैं या शैलियां हैं तो उसका ध्यान में रखेगा ताकि वह बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रकार से क्या करवा सके, शिक्षण करवा सके। तो यही इस बिंदु में कहा गया है। और यह क्या है, क्रमबद्ध बनाए रखती है, पाठ्य वस्तु को क्या करेंगी, क्रमबद्ध बनाए रखती है। तो इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करेंगे। अब चौथा बिंदु आता है शिक्षण की उक्तियों एवं प्रविधियों के संबंध में निर्णय लेना। प्रविधियां यानी कि विधियों से अंदर जो विधियां आती है उनको हम प्रविधियां कहते हैं, ठीक है। पाठ्यवस्तु एवं छात्रों के स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपने प्रस्तुतिकरण के हेतु शिक्षण की व्यूह रचना का चयन करता है, जिसके अंतर्गत वह शिक्षण उद्देश्यों को प्रधानता प्रदान करता है। जनक शिक्षण विधियों में पाठ्यवस्तु को ही ध्यान में रखा जाता है। अध्यापक को उचित विधियों का चुनाव करना होता है। समझ गए, यानी कि शिक्षक क्या करेगा, बच्चों को शिक्षण करवाने के लिए अच्छे से अच्छे प्रकार की विधियां काम में लेगा, उसके साथ ही जो सह विधियां हैं, जो उपविधियां हैं, उनका भी प्रयोग करेगा। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की, यानी कि पांचवें बिंदु की, पाठ्यवस्तु हेतु व्यक्तियों का विकास। पाठ्यवस्तु हेतु व्यक्तियों का विकास। इसमें देखिए शिक्षक पहले ही इस संबंध में यह निर्णय कर लेता है कि उसे किन किन शिक्षणों कौशलों की आवश्यकता होगी और वह उनका विकास किस प्रकार कर सकता है। वह कब प्रश्न पूछेगा और कैसे प्रश्न पूछेगा, इन प्रश्नों की क्या विशेषता है, आदि सभी कौशल उसे विकसित करने होते हैं, ठीक है। तो कौशलों को भी क्या करेगा, वो विकसित करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी अवस्था की, शिक्षण की दूसरी अवस्था। और शिक्षण की दूसरी अवस्था कौन सी है थी, अंतःक्रिया की अवस्था। अंतःक्रिया की अवस्था, अंतःक्रिया की अवस्था। इसमें देखिए क्या होता है, वो तो हमने पूर्व क्रिया पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं अंतःक्रिया। शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था के पश्चात अंतःक्रिया अवस्था आ जाती है, यानी कि शिक्षण की जो पूर्व क्रियावस्था है उसके बाद कौन सी क्रिया आएगी, अंतःक्रिया आएगी। इस अवस्था के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं
जिनका शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाले कार्य एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पीडब्ल्यू जैक्सन ने शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शिक्षण अंतःक्रिया स्तर पर शिक्षक छात्रों को अनेक प्रकार की शारीरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है, यथा प्रश्न पूछना, सूचना, अंतःक्रिया करना, व्याख्या करना, निर्देशन देना आदि। यानी कि इसकी हम शॉर्ट में बात करें तो ऐसा कहा गया कि अंतःक्रिया क्या होती है। अंतःक्रिया का मतलब ही सीधा सा ये होता है दोस्तों कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो हमारे बीच में क्या हो रही है, अंतःक्रिया हो रही है। और ये अंतःक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, जैसे प्रश्न पूछना, बच्चों से क्या होते हैं, प्रश्न पूछना, सूचना देना, अंतःक्रिया करना, व्याख्या करना, ये सभी क्या है, अंतःक्रिया के उदाहरण है। तो इस प्रकार से शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या चलती रहती है, अंतःक्रिया। तो उसी अंतःक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में जो क्रियाएं शिक्षण के मध्य संपन्न होती है उन्हें हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। कक्षा के कार्य की अनुभूति, कक्षा के कार्य की अनुभूति। तो कक्षा में प्रवेश करते ही शिक्षक को एक दृष्टि पूरी कक्षा में डाल लेनी चाहिए। यानी कि शिक्षक जैसे ही कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे एक नजर से पूरी क्लास को देख लेनी चाहिए कि कौन से कोने में कौन सा बच्चा बैठा है। ठीक है, कितने बच्चे आए हैं, कितने कम हैं, कौन से एब्सेंट है, आपकी नज़रों में सभी बच्चे होने चाहिए। इसका उद्देश्य यह होता है कि शिक्षक यह पता लगाता है कि कौन सा बालक कक्षा कार्य में रुचि लेगा और कौन कक्षा कार्य के प्रति जागरूक नहीं है। यानी कि एक दृष्टि आप मारेंगे बच्चों के ऊपर पढ़ाने से पहले तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे इस क्लास में रुचि लेने वाले हैं और कौन से रुचि नहीं लेने वाले, तथा कौन छात्र सहयोग प्रदान करेगा और कौन छात्र समस्या प्रदान है। यानी कि अगर बच्चे रुचि ले रहे हैं पढ़ाई में तो वो क्या करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपसे बार बार प्रश्न पूछेंगे, आप उनको बताएंगे, तो आपके बीच में क्या होगी, अंतःक्रिया होती रहेगी। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, समस्या प्रधान होते हैं, समस्या छात्र समस्यात्मक होते हैं, यानी कि वो कुछ नहीं होते, निष्क्रिय टाइप के होते हैं। शिक्षण के प्रारंभिक क्षणों में शिक्षक की वेशभूषा, उसके बोलने का ढंग, उसकी मुद्रा आदि प्रभावित करते हैं। जो छात्र होते हैं ना, छात्र, और आज की पीढ़ी के हो या पहले की पीढ़ी के जो छात्र होते हैं वो अपने शिक्षक की वेशभूषा से काफ़ी प्रभावित होते हैं, उसके बोलचाल के तरीके से, उसके हाव भाव के तरीके से काफ़ी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। बच्चे पढ़ाई सीखे ना सीखे, लेकिन आपका जो कल्चर है, आपके बोलने चलने फिरने का जो ढंग है उसको जरूर सीख जाते हैं। इसलिए आपकी वेशभूषा और आपका रहने का ढंग जो है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं छात्रों का निदान। शिक्षण कार्य करते समय ही शिक्षक अपने छात्रों की क्षमता एवं योग्यता का अनुमान लगा लेता है। यानी कि हम शिक्षक जो होता है ना, उसको सब पता चल जाता है कि छात्रों की क्षमता कितनी है और इनकी पास योग्यता कितनी होती है, और उसी के आधार पर वह समझ लेता है कि पाठ का प्रारंभ कहाँ से किया जाना चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं, जैसे साइंस का कोई टॉपिक है तो साइंस में जो चैप्टर चलता है उससे पहले उसकी राम कहानी होती है। ठीक है, आधे एक चैप्टर में राम कहानी होती है, तो जो शिक्षक होता है उसको पता चलता है कि इसको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, टॉपिक लगाता है और उसको पढ़ाना शुरू कर देता है। तो वही बात कही गई है। तो छात्रों को यहाँ पर क्या करना है, निदान करना है। यानी निदान का मतलब होता है कि छात्रों की बीमारी पकड़ना, कि छात्र क्या पढ़ना चाहते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, क्या ये पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो होता है छात्रों का निदान। अब हम जानते हैं आगे, अगला बिंदु आता है हमारा निष्पत्ति का कार्य। निष्पत्ति का कार्य ये क्या होता है, देखिए, शिक्षक जब शिक्षण का कार्य प्रारंभ करता है तो उसके प्रत्येक कृत्य द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। यानी कि जब शिक्षक शिक्षण का कार्य करवाता है, यानी कि पढ़ाता है, तो उसके प्रत्येक कृत्य, यानी कि जो वो काम धाम करता है छात्रों के सामने, तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। छात्रों के व्यवहार में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अध्यापक जिन पदों का अनुसरण करता है उनकी चर्चा यहाँ संक्षेप में हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए उद्दीपन का चयन। उद्दीपन का चयन ये ध्यान रखिए किसके अंदर है, ये निष्पत्ति के कार्य के पढ़ रहे हैं हम, निष्पत्ति के कार्य के उपबिंदु पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्दीपन का चयन करेंगे। शिक्षक कक्षा के छात्रों को सिखाने हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्रियाओं द्वारा उद्दीपित होता है, अपने मुख भाव, मुस्कुराहट, अभिव्यक्ति द्वारा एवं वातावरण को तैयार करता है। ये उद्दीपन हो गया। ठीक है, अब करेंगे हम उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण। उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण, तो देखिए उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जाता है। उद्दीपन के प्रस्तुतिकरण में शिक्षक अत्यंत सावधानी से कार्य करता है। यह उद्दीपन गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा तो उसकी अनुक्रिया भी गलत होगी। यानी कि शिक्षक जो है अगर वो खुद ही प्रस्तुतिकरण ठीक से नहीं करेगा
तो बच्चे उस गलती समझेंगे और गलती सीखेंगे। ठीक है, तो जैसी अनुक्रिया शिक्षक करेगा वैसी ही अनुक्रिया से बच्चे क्या होंगे, वैसा ही सीखेंगे। इसलिए उद्दीपन के प्रस्तुतिकरण के समय उद्दीपन का समय और क्रम का ढंग रखना अति आवश्यक है। ठीक है, आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन टॉपिक भी लंबा है और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो आप इसकी PDF डाउनलोड कीजिए और PDF को आप 1-2 बार इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब हम निष्पत्ति के तीसरा जो बिंदु है वो देखिए कौन सा है, अनुशीलन या पूर्वलोकन। अनुशीलन या पूर्वलोकन। अनुशीलन या पूर्वलोकन द्वारा वांछित व्यवहार प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, वांछित व्यवहार। ठीक बात तो शिक्षक बराबर दोहराता है। गणित के किसी प्रश्न को दोहराकर और उसी प्रकार के किसी अन्य प्रश्न को दोहराकर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्षमता अनुशीलन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। यानी कि आपको बात करें कि अनुशीलन क्या है और पूर्वावलोकन क्या है। जैसे गणित का कोई शिक्षक है, वो किसी प्रश्नावली का एक प्रश्न बच्चों को समझा देता है और उसी प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, उसी तरीके को आजमाकर उसी प्रकार से सारे क्वेश्चनों का हल निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो गया, अनुशीलन हो गया। अनुशीलन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। जो अनुशीलन है वो कैसा हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। धनात्मक अनुशीलन के अंतर्गत प्रशंसा, प्रकृति प्रमाण पत्र आदि, जो प्रगति प्रमाण पत्र आदि छात्रों को प्रदान किया जाता है। ऋणात्मक अनुशीलन छात्रों को अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए उसे प्रताड़ना एवं दंड देना होता है। यानी कि बच्चा अगर सही कर रहा है तो उसकी हम प्रशंसा करेंगे, उसको प्रमाण पत्र में व्यक्त कर देंगे। ठीक है, और अगर ऋणात्मक कर रहा है तो देखिए क्या होगा, उसमें उसके अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पीट सकते हैं, फटकार सकते हैं, दंड दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं निष्पत्ति के चौथा, शिक्षण कौशल का प्रयोग। शिक्षण कौशल का प्रयोग पुनर्बलन की उक्तियों छात्रों के शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार को नियंत्रित करने के साथ ही पाठ्य वस्तु को परिवर्तनशील ढंग से प्रस्तुत करने में भी सहायक होती है। शिक्षक की उक्तियों का विस्तार क्षेत्र एवं शिक्षक की अंतःक्रिया को परिवर्तनशील बनाने में अधिक सहायक होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमने बात कर लिया है जो शिक्षक की जो क्रिया है वो 2 क्रिया हमने पढ़ ली, पूर्व और अंत। पूर्व और अंत। अब हम पढ़ेंगे पश्चात क्रिया व्यवस्था। पश्चात क्रिया अवस्था। ठीक है, ये तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में देखिए पश्चात क्रिया अवस्था। शिक्षण की इस अवस्था में शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रदान किया गया ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि ये अवस्था लास्ट की अवस्था है और इसके अंदर क्या किया जाता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। सीधी सी बात है। शिक्षक जो कुछ भी सिखाता है यदि उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है तो शिक्षक की संपूर्ण क्रिया व्यर्थ ही चली जाती है। शिक्षक कक्षा की परिस्थिति पर विचार करता है और विभिन्न प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक विधियों द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करता है। इस अवस्था में निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण पक्ष सामने आने की चर्चा की जा रही है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो मूल्यांकन है, बच्चों का जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए कुछ 3 बिंदु है। वो 3 बिंदु हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला बिंदु हमारे सामने है व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन। शिक्षक शिक्षण के अंत में छात्रों में हुए व्यवहारिक परिवर्तनों की व्याख्या पूर्व व्यवहार की तुलना द्वारा करता है। उससे इस तथ्य की जानकारी मिल जाती है कि किस किस सीमा तक शिक्षण के द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हुई और किस हद तक व्यवहारिक परिवर्तन हो सका है। यानी कि हम व्यवहार के परिवर्तन की जो जांच है वो बच्चों में किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हम शैक्षिक लक्ष्यों की प्रति और किस हद तक उसको व्यवहारिक जो परिवर्तन हुए हैं उसकी हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन से पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन विधियों का चयन। मूल्यांकन विधियों का चयन। शिक्षक अपने छात्रों का मूल्यांकन करने हेतु उपयुक्त मूल्यांकन विधियों का चयन करता है। वह छात्रों के ज्ञान, कौशल, रुचि, अभिवृत्ति और मूल्यों का निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण तैयार करता है। यानी कि अलग प्रकार के टेस्ट जो होते हैं ना, वो ज्ञान के आधार पर, कौशल के आधार पर, रुचि के आधार पर आदि के आधार पर निबंधात्मक या वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रश्न पत्र बनाकर भी क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, मूल्यांकन विधियों का चयन। ये मूल्यांकन विधि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे की और अंतिम की, शिक्षण कौशल में परिवर्तन। शिक्षण कौशल में परिवर्तन। मूल्यांकन और परीक्षण से शिक्षक को शिक्षण के परिणामों का पता चल जाता है। यानी कि बच्चों का अगर हम मूल्यांकन करेंगे और परीक्षण करेंगे तो शिक्षण
का परिणामों का हमें पता चल जाएगा, जिसके फलस्वरूप वह अपनी कमियों से परिचित हो जाता है। जो बच्चा है वो अपनी कमियों से क्या हो जाएगा, परिचित हो जाएगा और शिक्षक भी हो जाएगा, और भविष्य में प्रभावशाली ढंग से शिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण कौशलों में परिवर्तन करता है। और उसके बाद वो क्या करेगा, भविष्य के बारे में लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए अच्छे से शिक्षण प्रदान करेगा। इस विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षण की 3 अवस्थाओं का रूप इस प्रकार का होना चाहिए कि छात्रों की चिंतन प्रणाली, कार्य प्रणाली में प्रगति हो सके। यानी कि छात्रों की चिंतन जो प्रणाली है और कार्य प्रणाली है उसमें क्या हो सके, प्रगति हो सके, यानी कि विकास हो सके, आगे बढ़ सके। उनमें सृजनात्मक चिंतन का विकास हो सके, उनमें क्या हो सके, सृजनात्मक क्रिएटिविटी चिंतन का विकास हो सके। वे वास्तविकता से परिचित हो सके। उनको बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, वास्तविकता आनी चाहिए, और उनके साथ अपना समायोजन कर सके, यानी कि समायोजन की अवस्था भी उनके अंदर विकसित हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा है, आज शिक्षण की 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, और 3 अवस्थाओं को पढ़ने का कारण क्या था कि बच्चों के अंदर चिंतन प्रणाली को विकास कर सकें, कार्य प्रणाली में प्रगति कर सकें, और सृजनात्मक विकास कर सके, चिंतन हो सके, और वास्तविकता से परिचित हो सके, और शिक्षण के साथ अपना क्या कर सके, समायोजित कर सके। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़े हैं, शिक्षण के अवस्था पढ़ी है, 3 अवस्थाएं पढ़ी है हमने। अब हम पढ़ लेते हैं शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं के महत्व। इनके कुछ महत्व हैं, उन महत्वों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा आपको दोस्तों, तो आपको 4-5 पेज तो अवश्य भरने ही पड़ते हैं। तो 4-5 पेज आप इससे आसानी से पूर्ण कर देंगे। देखिए महत्व, देखिए तो महत्व क्या आता है। शिक्षण अवस्थाओं की क्रियाओं का ज्ञान उन्हें इस दिशा में विशेष सहायता प्रदान करता है, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा देखिए, शिक्षण के विभिन्न स्तरों, स्मृति, बोध और चिंतन के स्तर पर शिक्षण की अवस्थाओं का भी ध्यान में रखा जाता है। तीसरा देखिए, शिक्षक को विभिन्न अवस्था के ज्ञान के हेतु छात्र अध्यापकों को यह ज्ञात हो जाता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश के पूर्व, प्रवेश करते समय या प्रवेश के बाद कौन से कार्य करने होंगे। उन्हें त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करना होता है। ठीक है। चौथा उद्देश्य देखिए, शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान शिक्षण क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा सुखमय उपगम को बढ़ावा देता है, यानी कि वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए। ठीक है। अगला देखिए, अनुदेशन की रूपरेखा के अभाव में प्रभावशाली शिक्षण संभव नहीं है। अनुदेशन की अगर रूपरेखा नहीं है तो जो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं होगा। शिक्षण की अवस्थाओं एवं कार्यों का ज्ञान इस कार्य में शिक्षक की सहायता करता है, और शिक्षण की क्रियाओं और अवस्थाओं की सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करने में भी शिक्षण की सहायता करता है। अगला देखिए, सेवा कार्यरत शिक्षकों को क्रियाओं का उन्हें बोध होने पर वे अपने शिक्षण कौशल का विकास करने में समर्थ होते हैं। अगला देखिए, शिक्षण के संपूर्ण कार्य की उचित व्यवस्था प्रदान करने में शिक्षण की अवस्थाओं का ज्ञान विशेष सहायक होता है। ठीक है। अगला देखिए, शिक्षण अवस्थाओं और क्रियाओं का ज्ञान शिक्षण सिद्धांतों को समझने और शिक्षण चरों के स्वरूप और आपसी संबंधों को समझने में विशेष सहायक होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जाने हैं शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, और शिक्षण की हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, काफ़ी डिटेल से पढ़ी हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी PDF चाहिए तो दोस्तों आप हमारे ब्लॉग rlkclasses.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप BEd या DLEd कर रहे हैं तो वहां से आप सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।